हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। आज जो है हम लोग बीएड का जो आप लोगों का फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है जिसका पेपर 5 जून को होने जा रहा है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का सीआरएसयू का एग्ज़ाम है ये। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो सीआरएसयू एमडीओ हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल वैलिड है। 2026 के अंदर जो ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो ये आप जो है एग्ज़ाम में जो है पढ़ के ज़रूर जाएं। डेफिनेटली यही क्वेश्चन आपको दिखाई देने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लेकर आए हैं और इजी लैंग्वेज में हैं और आपको पढ़ते ही समझ आ जाएंगे और आप खुद भी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, फीचर, इंपॉर्टेंस, की टर्म्स क्या है। सबसे पहले प्रियम्बल जो होता है एक छोटी सी डेफिनेशन से स्टार्ट होता है, यानी कि इट इज़ द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा संविधान है जो बनाया गया था उसका एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है प्रियम्बल, जो कि रिफ्लेक्ट करता है द आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके क्या क्या आइडियल्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या फिलोसफी है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर झलकती हैं प्रियम्बल में। इट एक्ट एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक तरीके से ये एक्ट करता है, एक तरीके से एक्ट एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, यानी कि ये हमारा एक तरीके का गाइडिंग प्रिंसिपल है जो हमें गाइड करता है फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इट बिगिन विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, शोइंग दैट पावर लाइज विद इन with the citizen. The preamble is often called the soul or split of the constitution, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे जो वर्ड स्टार्ट हुआ है वो वी से स्टार्ट है, द पीपल ऑफ द इंडिया से स्टार्ट हुआ है। और जो ये प्रियम्बल होता है वो बुक के पहले पन्ने पे ही, जो आप एनसीईआरटी की किताबें खोलते हो तो उसमें ये सबसे पहले दिया जाता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहला फीचर क्या आता है प्रियम्बल का, सोर्स ऑफ अथॉरिटी आता है, यानी कि ये इंडिकेट करता है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल, यानी कि ये एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल, यानी कि हमारे कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कुछ पावर है, वो सारी चीज़ें यहाँ मैंशनड है। नेचर ऑफ द स्टेट अगर की बात करूँ तो डिक्लेयर इंडिया एज सोवलियन, सोशलिस्ट, सेकुलर। यहाँ पे नेचर ऑफ द स्टेट में आता है डिक्लेयर इंडिया एज सॉवरन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान बना था, उसके उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला क्या है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेनिटी है, एट द मेन गोल, ये सारे मेन गोल्स थे, मेन उद्देश्य थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करूँ तो एक तरीके से ये जो है हमें अंडरस्टैंड करवाता है, अंडरस्टैंड कराने में, समझाने में, इंटरप्रेट करने में मदद करता है कॉन्स्टिट्यूशन के। की टर्म्स की बात करूँ तो वही सारे पॉइंट्स हैं, इनको बस एक्सप्लेन करा हुआ है। सॉवरेन में क्या होता है, इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री टू मेक इट्स ओन डिसीजन, कि इंडिया जो हमारा भारत देश है वो अपने पे आत्मनिर्भर है, किसी पे डिपेंड नहीं है और अपने खुद के डिसीजन वो फ्रीली ले सकता है। सोशलिस्टिक की बात करूँ तो फोकस ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर, एक तरीके से ये यहाँ पे ये भी बताया गया कि सोशलिस्टिक में ये बताया गया है कि एक तरीके से जो इनइक्वालिटी, जो भेदभाव हो रहा है, उसको कम करने में फोकस करता है प्रियम्बल, एंड साथ ही साथ सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना चाहता है। साथ ही साथ सेकुलर में आता है ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली, नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन जितने भी हैं वो सारे ट्रीटेड आर इक्वली, उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, तो वो सेकुलर में बताया गया। डेमोक्रेटिक में आता है, डेमोक्रेटिक में आता है गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जो सरकार जो है वो सिलेक्ट करी गई है, इलेक्ट करी गई है पीपल, जो हमारे जो जनसंख्या है, जो भी लोग हैं उनके द्वारा करी गई है। रिपब्लिक की बात करूँ तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटली, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी इलेक्टेड है, ना कि कोई हेरिडिटली यहाँ पे आया है। जस्टिस की बात करूँ तो यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फेयरनेस रहती है हर एक सिटीजन को लेकर के। एंड लिबर्टी में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ थॉट, हमारे थॉट को लेके हमें बिल्कुल आज़ादी है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्कशिप, कि हम कहीं भी मंदिर, गुरुद्वारे कहीं भी जा सकते हैं, हमें पूरी आज़ादी है, हमें कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरदार जो है, जो लोग सरदार होते हैं वो मंदिर नहीं जा सकते, या जो हमारे जो हिंदू लोग हैं वो चर्च नहीं जा सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रीडम है उसे अपनी इच्छा से किसी भी भगवान को मानने की, फेथ, बिलीव, एक्सप्रेशन, थॉट्स, हर चीज़ के लिए लिबर्टी।
नेक्स्ट अगर बात करें इक्वालिटी की, तो उसमें आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस फॉर ऑल इंडिविजुअल, कि जितने भी हमारे इंडिविजुअल का स्टेटस है या उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो सारी बराबर मिलेंगी, यानी कि इक्वालिटी है, इक्वालिटी रिलेटेड टू इक्वल, सब लोग बराबर हैं। फेटेरनिटी में क्या आता है, प्रमोट ब्रदरहुड यूनिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग सिटीजन, की सब में एकता बनी रहे, बिलोंगिंग से हम लोग काम करें और एक साथ मिलकर चलें, भाईचारा जो है बना रहे। सो नेक्स्ट आता है प्रियम्बल के कुछ इंपॉर्टेंस हैं, कि प्रियम्बल क्यों जो पढ़ाया जा रहा है उसके क्या बेनिफिट्स हैं या फिर क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला आता है प्रोवाइड द बेसिक फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरीके से जो हमारा संविधान है उसकी एक बेसिक फिलोसफी को दिखाता है ये, और गाइडिंग टूल है एक तरीके से फॉर लॉ मेकिंग एंड गवर्नेंस। कोर्ट की मदद करता है प्रियम्बल इन इंटरप्रेटिंग लॉ एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, जितने भी डिस्प्यूट हो गए हैं उनको रिजॉल्व करना, और साथ ही साथ जो कानून जो है उनको इंटरप्रेट करना, तो कोर्ट की मदद करता है प्रियम्बल। नेशनल यूनिटी को भी प्रमोट करता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। नेक्स्ट आता है टीचर एंड स्टूडेंट की भी मदद करता है प्रियम्बल, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को क्लियरली बेसिस पे समझ सके, अच्छे से उनको समझ आ सके। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस फॉर बीएड स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो एक बात बताई गई है वो ये है, हेल्प टीचर डेवलप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इन स्टूडेंट, यानी कि टीचर जो है टीचर की मदद करता है, उसके अंदर डेवलपमेंट लेकर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, ताकि वो बच्चे को भी अच्छे से गाइड कर पाए, अच्छे से समझा पाए, क्योंकि जब टीचर अच्छे से जानती होगी चीज़ें तो बच्चों को भी अच्छे से ही समझा पाएगी। साथ ही साथ इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी इन क्लासरूम, और टीचर का क्या रोल ये यहाँ भी रहता है, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस रहती है बीएड स्टूडेंट की, कि यहाँ तक कि इनकरेज करता है रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी को लेके, इक्वालिटी को लेके, क्लासरूम में जो भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबर होने चाहिए सब, उन सबको भी ये इनकरेज करता है। डेमोक्रेटिक बिहेवियर को प्रमोट करता है, क्रिटिकल थिंकिंग माइंड में लेकर आता है, कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, सब लोग बराबर हैं, फेयरनेस रखनी चाहिए, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए। सो अवेयरनेस भी बिल्ड करता है अबाउट राइट एंड ड्यूटी अमंग्स लर्नर, और हर एक को अपनी ड्यूटी एंड राइट्स का भी पता होना चाहिए और अवेयरनेस फैलाता है। कॉन्क्लूजन उनके लिए है जो कि शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, और इन शॉर्ट भी यहाँ पे दे रखा है, जिनको मैंने अभी जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो शॉर्ट में दे रखी हैं, ठीक है, तो ये मैंने उसलिए रेडी कराया है, जैसे मान लो ये 2 लाइन 1 लाइन याद रख के भी आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009 मीनिंग फीचर प्रोविजन इंपॉर्टेंस। तो ये ना कई बार शॉर्ट नोट में भी आपसे पूछ लिया जाता है, मैं जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से एक्चुअल में पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक जो है वो शॉर्ट नोट में आएगा, कौन सा कितने में आएगा, और मैंने ये भी वीडियो बनाई थी कि 16 नंबर में कितना लिखना है, बाकी मैं अनदर वीडियो और बना दूंगी, तो बीएड क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है वो चेकआउट कर लेना। तो आरटीई जो एक्ट होता है 2009 जो है वो क्या है, राइट टू एजुकेशन है। तो एक तरीके से ये जो एक्ट है वो हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले इट इज़ द लॉ दैट एंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए फ्री, जो बिल्कुल फ्री है उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, और कंपल्सरी एजुकेशन कर दी गई है, उसे हम आरटीई बोलते हैं। क्योंकि कई गाँव ऐसे हैं, कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को जो है काम करवाना पसंद करते हैं, पढ़ाना, स्कूल भेजना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं या फिर उनकी सोच थोड़ी-सी अलग है। तो ये अप्लाई किस पे होता है, 6 से 14 साल में के लिए बच्चों के लिए अप्लाई होता है, कि उनको पढ़ाई कंपल्सरी है और फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। इट मेक एन एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बताया कि एक तरीके से ये हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, कि हमें पढ़ने का अधिकार है, कौन से आर्टिकल में। तो आपसे अगर पेपर में वो घुमा करके पूछता है कि आर्टिकल 21 ए एक्सप्लेन, तो समझ जाना कि आपको यही एक्सप्लेन करना है, यही आंसर एक्सप्लेन करना है। और ये जो फ़ोर्स में आया था वो आया था 1 अप्रैल 2010 को, ये फ़ोर्स में आ चुका था। द एक्ट एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू क्वालिटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि भई उसको पढ़ने का अधिकार है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। ऐसा नहीं है कि वो गरीब है तो स्कूल नहीं आएगा, काला है तो स्कूल नहीं आएगा, हाइट छोटी है तो स्कूल नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फीचर ऑफ आरटीई एक्ट के कुछ फीचर्स हैं, सबसे पहला वो डेफिनेशन से ही आ गए हैं, कि भाई फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, नो चाइल्ड शैल पे फी और चार्जेस फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, कि कोई भी बच्चे को यहाँ पे पैसे या चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 6 से 14 साल के बीच की उम्र का है तो उसको अधिकार है, फ्री की एजुकेशन उसको मिलेगी, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है।
और ये सरकारी स्कूलों में ही वैलिड होगा, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में होगा, ठीक है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे से आपको पता ही है फीस ली ही जाती है, चाहे वो कोई भी क्लास में हो। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन, यहाँ साफ साफ लिखा भी है कि सरकार की ही ड्यूटी है कि वो इसको यहाँ पे एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करे। एज ग्रुप कवर की बात करूँ तो कवर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स इसमें आता है, फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है, वही सारे पॉइंट्स हैं। एंड प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन, हर एक बच्चे को इक्वल अधिकार है बिना किसी भेदभाव के, चाहे कास्ट, जेंडर, काला, गोरा या फिर अमीर, गरीब, ऐसा कुछ नहीं चलना, यहाँ पर सबको अधिकार है। तो चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, यानी फोकस करता है लर्निंग विदाउट फियर एंड स्ट्रेस, बिना किसी डर और स्ट्रेस के बच्चा जो है वो लर्न कर सकता है, उस पे फ़ोकस कर सकता है, तो उसको चाइल्ड सेंटर अप्रोच कहते हैं। जब भी जो भी बच्चे बीएड वाले हैं उनको बार-बार ना कई बार ये वर्ड देखने को मिलता है चाइल्ड सेंटर अप्रोच का। तो इसका मतलब ही यही है कि हमारा जो फ़ोकस है वो लर्निंग पे है, बिना किसी फ़ियर के और बिना किसी स्ट्रेस के। तो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न की अगर मैं बात करूँ आरटीई एक्ट के अंदर, तो सबसे पहले 25% रिज़र्वेशन है। यानी प्राइवेट स्कूल मस्ट रिजर्व 25% सीट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वो सीट फिक्स करके रखते हैं। ये है 25% रिजर्वेशन जिसे हम बोलते हैं। और नेक्स्ट जो आता है नो डिटेंशन पॉलिसी में आता है, चिल्ड्रन कैन नॉट बी फेल्ड और एक्सपेल्ड टिल क्लास 8 इनिशियल प्रोविजन। देखो बहुत टाइम पहले ना ये रूल आया था कि भाई क्या कहते हैं क्लास 8 का जो तक जो बच्चे हैं वो फेल नहीं किए जाएंगे, उनको पास ही किया जाएगा, चाहे जैसे मर्जी किया जाए, लेकिन अगर बच्चा नहीं पढ़ता तब भी उनको पास किया जाए, ठीक है। पहले ये पॉलिसी आई थी, ठीक है, और काफ़ी टाइम ये पॉलिसी चली थी क्योंकि किसी बच्चे ने सुसाइड या ऐसा कुछ करा था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन 9th में और 10th में जाके उनको ब्रेक लग रही थी, क्योंकि जो एलिजिबल नहीं भी थे 9th में जाने को प्रमोट होने में, उनको भी कर दिया गया था, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में था, फिर ये हट गया था, लेकिन फिर आ गया है, ऐसे चलता रहता है। नो कैपिटेशन फीस एंड स्क्रीनिंग, स्कूल कैन नॉट चार्ज डोनेशन और कंडक्ट एडमिशन टेस्ट। देखो यहाँ पे लिखा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आज भी डोनेशन फीस चलती ही है, चाहे हम जो मर्जी कह लें, ठीक है, जो मर्जी कह लें, ठीक है। स्कूल की फीसेस प्राइवेट की तो आपको पता ही है कितने हाई लेवल पे हैं, चल रही हैं अभी, ठीक है। मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन यहाँ पे जो है पढ़ाया हमें सब जाता है, हमें सही गलत भी पता है, लेकिन फिर भी यहाँ होता है। स्कूल कैन नॉट चार्ज डोनेशन, की स्कूल जो है डोनेशन चार्ज नहीं करेगा, कोई एडमिशन टेस्ट नहीं लेगा, लेकिन फिर भी ये होता है। क्वालिफाइड टीचर की बात करूँ, टीचर मस्ट हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, कि टीचर भी उनको रखा जाएगा जो एक प्रॉपर एक क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स की बात करूँ तो स्कूल के अंदर बेसिक फैसिलिटी जैसे क्लासरूम, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब प्राइवेट स्कूल में तो अच्छा ही होता है, ठीक है। अनप्यूपल टीचर रेशियो में पीटीआर की बात करूँ तो टीचर स्टूडेंट का रेशियो जो है वो प्रॉपर मेंटेन होता है, ठीक है। रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो सुन लो आप। प्रोवाइड स्कूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल को प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, ट्रेन टीचर को इंश्योर करे, मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है वो सरकार की है। और साथ ही साथ स्कूल की क्या जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है कि एक अच्छी एजुकेशन देना और साथ ही साथ रिकॉर्ड बनाना स्टूडेंट के, और आरटीई नॉर्म एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना। लेकिन कौन ही करता है, प्राइवेट में काफ़ी हम पढ़ते, मैं वही बोल रही हूँ कि हम पढ़ते बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें फॉलो होती हैं, कुछ नहीं होती प्रॉपर तरीके से। टीचर की क्या ज़िम्मेदारी है, तो एंश्योर रेगुलर टीचिंग एंड असेसमेंट, की टीचर जो है वो रेगुलर जो है उसको पढ़ाए, उसका असेसमेंट करे, ठीक है। एंड एक तरीके से टेस्ट वेस्ट रिवीजन और डाउट वगैरह सारे क्लियर हों, उससे क्वेश्चन पुट अप करे। क्रिएट अ चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एक तरीके से ऐसा बच्चे के साथ जो फ्रेंडली नेचर जो वातावरण होता है वो क्रिएट करके रखे, क्योंकि अगर टीचर से बच्चा जो डरेगा तो कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा, ना ही वो ढंग से कुछ सीख पाएगा। फिजिकल पनिशमेंट को अवॉइड किया जाना चाहिए, मेंटल हरासमेंट को भी किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जब भी टीचर को कभी गुस्सा आ जाता है या बच्चा कुछ ऐसा रिएक्ट करता है, तो कहीं न कहीं बात बढ़ जाती है एंड पनिशमेंट तक बात पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पे अवॉइड करने को बोला गया है कि फिज़िकल पनिशमेंट नहीं देनी। कई बार क्या होता है, किसी फिज़िकल पनिशमेंट की वजह से बच्चा चक्कर खा के गिर सकता है, या फिर उसको कोई चोट लग सकती है, या उसको कोई दिक्कत आ सकती है, तो मेंटल हरासमेंट भी नहीं करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ आरटीए एक्ट की बात करूँ तो इसमें यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन को इंश्योर करता है, इलिटरेसी एंड इक्वालिटी कम होती है, क्योंकि देखो आरटीई एक्ट की क्या फ़ायदे हैं। जब मान लो कि 6 से 14 साल का बच्चा अगर स्कूल पढ़ने जा ही रहा है, उसको फ्री की एजुकेशन मिल ही रही है, जब उसने 14 साल तक पढ़ाई करी तो उसका आगे मोस्टली तो यही होता है कि आगे भी उसकी पढ़ाई बनी रहेगी, उसको अंदर पढ़ाई करने की जागरूकता आ जाएगी, जिससे क्या होगा 12th पास कर लेगा और वो फिर वो
जो है इलिटरेट नहीं कहलाएगा, यानी कि लिटरेसी के में नहीं आएगा। तो यानी कि उससे जो आरटीई एक्ट बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया कि बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, ठीक है? और इलिटरेसी कम होती है, इनइक्वालिटी कम होती है, सोशल जस्टिस भी प्रमोट होता है एंड साथ ही साथ एम्पावर चिल्ड्रन विद नॉलेज एंड स्किल आती है उसके अंदर, जिससे कि हमारा नेशनल डेवलपमेंट सपोर्ट होता है, क्योंकि पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं हमारा देश भी डेवलप होगा आगे। इस प्रकार से एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है बीएड स्टूडेंट के लिए? तो सबसे पहला पॉइंट आता है हेल्प टीचर अंडरस्टैंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एजुकेशन, कि टीचर भी इस चीज़ को समझेगी, उसमें मदद मिलती है ताकि जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं बच्चे के प्रति वो पूरा कर पाए। इनकरेज करता है इंक्लूसिव टीचर प्रैक्टिसेस को, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी को प्रमोट किया जाए, यानी कि बच्चे के बारे में सोचा जाए बिना किसी स्ट्रेस और डर के वो पढ़ाई कर पाए। राइट एंड इक्वालिटी की अवेयरनेस जो है ज़्यादा बिल्ड होती है, सो दैट उसको भी पता लगता रहेगा क्या-क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है फंडामेंटल राइट का, ड्यूटी का इन एजुकेशन, पढ़ाई में हमारी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है? सो ये क्वेश्चन भी कई बार हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। सबसे पहला आता है मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़ इन एजुकेशन, कि जो हमारे राइट है, जो हमारे अधिकार है या जो हमारी ज़िम्मेदारी ड्यूटी है, पढ़ाई के अंदर क्या है? तो फंडामेंटल राइट क्या आता है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, और क्योंकि मैंने भी बीएड किया हुआ है और सो दैट ही मैं आपको ये क्वेश्चन बता पा रही हूँ, ठीक है? और मैं अब डेली बेसिस पे वीडियो बनाती रहूँगी बीएड के ऊपर, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ़ जो कवर अप किए थे, वो कवर किए थे। इग्नू के स्टूडेंट्स को मैं बीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, काफ़ी सालों से पढ़ा रही हूँ और काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस भी हो चुका है मुझे। सो मैंने सोचा कि बीएड के स्टूडेंट के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी बीएड करा और ये सब्जेक्ट मुझे पर्सनली बहुत सही लगता है और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है? तो आप इनको बना के भी लिख सकते हो, ठीक है? और मैं जल्दी इन सब पे भी वीडियो बनाऊँगी कि बच्चों की बैग जो आती है उससे कैसे बचें और क्या-क्या गलतियाँ हो जाती हैं। क्योंकि मैंने फिर बताया कि बच्चे क्या करते हैं ना, जो बुक्स होती है ना वो ले लेते हैं एंड मोमेंट पे और वो उनसे पढ़ी नहीं जाती, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है? बुक ले तो सकते हैं पर वो एंड मोमेंट के लिए नहीं होती, जैसे 6 महीने का टाइम है, तब आपने कोई बुक पढ़ ली। तो यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ना बैग भी दे देती है। तो मैं उनके ऊपर जल्द वीडियोज़ बनाऊँगी कि भई बैग से कैसे बचें, ये सब के ऊपर। तो सबसे पहले आता है फंडामेंटल राइट के ऊपर हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। सबसे पहला तो यही आता है बेसिक राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू ऑल द सिटीज़न, कि जितने भी हमारे बेसिक राइट्स हैं वो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सारे सिटीज़न में फ़ॉलो होते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ़ 1 या 2 के लिए, अमीरों के लिए बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं और ये हमारी फ्रीडम को, इक्वालिटी को, डिग्निटी को, तीनों को ही एन्श्योर करते हैं। जिससे क्या होता है, और एजुकेशन के फील्ड में बात करें तो दे प्रोटेक्ट द राइट टू लर्न एंड ग्रो, कि हमें पूरा अधिकार है सीखने का और ग्रो करने का। और इसके राइट को ये प्रोटेक्ट करता है कि आपको आज़ादी है, आप पढ़ सकते हो, आप जहाँ पढ़ाई करना चाहते हो आप कर सकते हो, ग्रो भी कर सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करूँ तो मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीज़न टू रिस्पेक्ट एंड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे संविधान में लिखा है हम उसकी जो है वो एक तरीके से उसको फॉलो करें, ठीक है? और जो हमारे ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीज़न है, वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना और उसको फॉलो करना, ठीक है? इनकरेज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, और हमारे जो समाज में, जो हमारी सोसाइटी में जो पार्टिसिपेशन चल रहा है उसमें भी हम एक्टिवली होने चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए और हमारा जो बिहेवियर है वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी इनकरेज करती है। हेल्प इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड नेशनल वैल्यू इन एजुकेशन, की एक तरीके से जो डिसिप्लिन होता है ना वो हर जगह चाहिए होता है, ऐसा नहीं है। अब डिसिप्लिन वर्ड जो यहाँ पे आया है ना, वो उससे क्या मतलब है मैं बताती हूँ। कई बार क्या होता है, जो डिसिप्लिन होता है, ठीक है? तो डिसिप्लिन जो होता है कि लाइक हम स्कूल में जाते हैं तो हमें पता है कि ढंग से बैठना है, फालतू नहीं बोलना है एंड अच्छे से पोलाइट वे में फ्रेंड से बात करनी है, टीचर से बात करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, तो वो भी एक जो है डिसिप्लिन है और सेम वही डिसिप्लिन आपकी एजुकेशन में भी काम करता है
और रिलेटेड टू आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी काम करता है कि अगर आपको कुछ आपकी ड्यूटीज़ पता है या आपको वैल्यूज़ या आपकी ज़िम्मेदारी ये सब चीज़ें पता हैं तो उसको फ़ॉलो अप कैसे करना है, उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है। तो यानी कि ये मदद करता है मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड नेशनल वैल्यू इन चिल्ड्रंस एंड फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू एजुकेशन की बात करूँ तो सबसे पहला आता है राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में बताया गया है, जिसमें बताया जाता है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए एजुकेशन है और ऐसा नहीं है अमीरों के लिए गरीबों के लिए नहीं है। यहाँ पे जो भेदभाव होता है कास्ट और रिलीजन जेंडर के बेसिस पे जो है उसको प्रोहिबिट करा गया है, रोका गया है। राइट टू फ्रीडम की बात करूँ तो 19 से लेके 22 आर्टिकल में बताया गया है राइट टू फ्रीडम, हमें आज़ादी है। हमें किसी भी चीज़ का एक्सप्रेशन करने में या हमारे थॉट्स को लेके या क्रिएटिविटी को लेके या हम कुछ इंडिपेंडेंटली सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें भी हमें आज़ादी है, कोई रोक-टोक नहीं है। सरकार ने ये नहीं बोला कि आप जो है सिर्फ़ हिंदी भाषा ही सीख सकते हो, इंग्लिश नहीं सकते, आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, आपके थॉट एक्सप्रेशन हर चीज़ में आपको आज़ादी है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 20 ए ने कहा कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है? ये क्यों बनाया गया था? ये इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जो पहले के लोगों ने जो ये बहाने मारे थे कि भई हमारे पास पैसे नहीं है, अपने बच्चों को जो है गाँव के लोगों ने या फिर उनकी जो सोच जो है स्टीरियोटाइप की है, तो उन्होंने सोचा कि बच्चे को पढ़ा के क्या ही फ़ायदा होगा, इससे बढ़िया कि आज ही काम पे लगा दो, कुछ पैसा तो आएगा। लेकिन वो सिर्फ़ अभी के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते या फिर उनके घर में जो प्रथा ही नहीं है पढ़ने की या पढ़ाने की, तो उसकी वजह से ये लेकर आया गया है कि जो लोग पैसे का बहाना मारते हैं या कोई और बहाना मारते हैं, तो उनको फ्री की एजुकेशन दो। अगर 14 साल तक बच्चा पढ़ेगा तो आगे भी पढ़ता रहेगा। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जिसको आर्टिकल 29 और 30 के बीच में बताया गया था, जिसमें बताया गया है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑफ टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कि जितने भी एजुकेशनल से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हैं उनको मैनेज किया जाए और साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जा सके। जैसे कि प्रिज़र्व लैंग्वेज, कल्चर, हेरिटेज कि हर तरीके के कल्चर को, लैंग्वेज को यहाँ प्रिज़र्व किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे राइट अगेंस्ट आता है एक्सप्लॉइटेशन जो कि आर्टिकल नंबर 23 टू 24 में बताया कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करो। जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया ना कि बच्चों को काम पे लगा दो, अगर 12 साल का बच्चा है, 13 साल का है, तो उसको जो है अगर कोई माँ-बाप खेती-बाड़ी कर रहे हैं उसमें लगा दिया या किसी चाय की दुकान पे भेज दिया या फिर कहीं मज़दूरी करने भेज दिया, तो वो चाइल्ड लेबर ही है एक तरीके से। आप बच्चे का अभी से शोषण कर रहे हो। आज आप 5-10 हज़ार के लालच के चक्कर में उसका भविष्य ख़त्म कर रहे हो। तो वो चाइल्ड लेबर है, तो उसको प्रोहिबिट किया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है कि जो बहाना मारते हैं कि पैसा नहीं है, तो वो जो है फ्री की एजुकेशन ले सके। इन शॉर्ट चिल्ड्रन कैन अट्रैक्ट स्कूल इंस्टीड ऑफ वर्किंग यानी बच्चा जो है स्कूल की तरफ खींचा चला है, बजाए के काम के। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन एजुकेशन आर्टिकल 51 ए ने कहा कि रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक डिसिप्लिन होता है हर एक चीज़ को लेके, तो डिसिप्लिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लेके भी होना चाहिए और वो यही है कि हम अपने संविधान की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट नेशनल वैल्यू सिंबल एंड आइडियल्स कि अगर हमें कहीं झंडा दिखता है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। कोई भी नेशनल वैल्यू या कोई सिंबल या आइडियल दिखता है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए बजाए कि उसको हम जो है इग्नोर कर रहे हैं। हार्मनी को ये प्रमोट करता है जैसे कि इनकरेज यूनिटी। यूनिटी एकता लेकर आता है ब्रदरहुड अमंग ऑल भाईचारा जो है वो सब में रहना चाहिए, उस हार्मनी को प्रमोट करता है ये। कौन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारी वो बताई गई हैं। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एक तरीके से हमारे ये वातावरण को में अवेयरनेस फैलाता है, सस्टेनेबिलिटी लाता है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करता है, लॉजिकल थिंकिंग भी हमारी जो है आ जाती है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी आ जाती है कि अगर हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई लॉजिकल थिंकिंग है, तो वो धीरे-धीरे आने लगती है क्योंकि हम अपने यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है? और साथ ही साथ हमें स्कूल की प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज़ की भी टेक केयर करनी चाहिए। और कई बार क्या होता है कि मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। कई बार क्या होता है कि हम जो है स्कूल की प्रॉपर्टी की इतनी केयर नहीं करते हैं, जो कि हमें करनी चाहिए, उनके संसाधन के बारे में सोचना चाहिए। कई बार क्या होता है हम स्कूल की प्रॉपर्टी को गुस्से में नुकसान पहुँचा देते हैं, वो हमें नहीं पहुँचाना चाहिए, ठीक है? ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है? तो सबसे पहला तो यही है कि एजुकेशन अपॉर्च्युनिटी जो मिल रही है 6 से 14 साल के बच्चों को, वो मिले।
इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन की मैं बात करूँ तो इसमें आता है सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हर एक लर्नर को इंश्योर करती है। डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग स्टूडेंट है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी डेवलप करती है सोसाइटी के अंदर, और ये इनकरेज करती है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की रिस्पेक्ट करो। एथिकल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को बिल्ड करने में भी मदद करती है। टीचर का क्या रोल होता है इसके अंदर? तो सबसे पहला अवेयरनेस फैलाना, राइट एंड ड्यूटी अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, कि हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या जिम्मेदारियां। बच्चा जब स्कूल जाता है तो टीचर उसे बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, वो हर एक चीज़ के बारे में बताती है, एजुकेशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कैसे रिस्पेक्ट करनी है, क्या हमारे अधिकार है, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो सब कुछ। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को भी इनकरेज करती है की टीचर का एक रोल है। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, सोसाइटी के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो भी पूरी हो। अब ये जो वर्ड आया है यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो यही है कि जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो अगर हमारे पड़ोसी को किसी चीज़ की मदद चाहिए तो हम कर दें, तो वो एक समाज की, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी हम पूरा करें। और एक तरीके से फेयर एंड इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट को भी मेंटेन करें, क्योंकि जो हमारा क्लासरूम होता है वो हमारा एक शिक्षा का घर समझो, जहाँ से हम शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो वो एक वातावरण है जो कि काफ़ी हमारे लिए बढ़िया होता है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। सो इस प्रकार से था, मैं जितना हो सके डिटेल में करा रही हूँ। बाकी मैं जब बुक पढ़ाऊँगी तो और डिटेल में कराऊँगी, अभी तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, बाकी इससे भी आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल इन एजुकेशन, जिसमें कई सारे आर्टिकल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले की बात करती हूँ मैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ एजुकेशनल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक तरीके से यहाँ पर जो है वो किसके बारे में बात हो रही है, बात किसके बारे में हो रही है, तो बात हो रही है एजुकेशनल प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ, जो कि यहाँ पे क्या इंक्लूड करता है मीनिंग ऑफ एजुकेशनल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोविजंस। यहाँ स्पेसिफिक प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। आर्टिकल टू प्रमोट एजुकेशन, की ये जो हमारा संविधान है भारत देश का, उसमें कुछ प्रोविजन आर्टिकल है जो हमारे एजुकेशन को, पढ़ाई को प्रमोट करते हैं। जैसे ये जो आर्टिकल है जिसमें असेस क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एजुकेशन, की हमारी पढ़ाई को लेके क्या जिम्मेदारी है, क्या क्वालिटी है, ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। और ये हमारे राइट एंड ड्यूटी जो होती है उस पर फोकस करता है। कौन? एजुकेशनल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है। जैसे अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है, कुछ तो सेम है लेकिन कुछ अलग होंगे। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तब भी आपको आर्टिकल एक्सप्लेन करने हैं। और अगर कोई डायरेक्ट आर्टिकल पूछा गया, जैसे आर्टिकल 21A पूछ लिया, आर्टिकल 45 पूछ लिया, तो समझ लेना हमें जो है वो शॉर्ट नोट लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आर्टिकल 21A जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं, ये तो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई दी है, जिसके एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, और ये इम्प्लीमेंट हुआ था आरटीआई एक्ट द्वारा 2009 के द्वारा। ये सब तो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। और इसके सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो वही है कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को इंश्योर करता है, लिटरेसी एंड इनइक्वालिटी को कम कराता है, क्योंकि वही सारे पॉइंट्स हैं जो ऊपर पढ़ाए थे मैंने। नेक्स्ट वाला जो है वो है आर्टिकल नंबर 45। ये होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर है। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि फोकस करता है बिलो 6 ईयर ऑफ एज, 6 साल से जो कम के बच्चे हैं उन पे फोकस डालता है ये। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। इसमें क्या चीज़ें, इसके सिग्निफिकेंस क्या है? देखो भाई, इसमें क्या होता है, ये बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि बच्चा फिजिकली, मेंटली और इमोशनली ग्रो कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए आर्टिकल नंबर 45 आया कि जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है उसमें बच्चा काफ़ी कुछ सीख पाए, और फाउंडेशन ऑफ लर्निंग को स्ट्रेंथ देना है कि उस पे भी काम हो सके और बच्चा आगे बढ़ सके। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51A ने कहा फंडामेंटल ड्यूटी, यानी एजुकेशन रिलेटेड है ये भी। इसमें बताया गया कि मेक इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 16 टू 14 ईयर। देखो, हमने जो ये ऊपर वाला आर्टिकल पढ़ा था ना 21A वाला, उसमें फ्री की जो एजुकेशन है, तो यहाँ पे वही फ्री की एजुकेशन जो है वो किसकी जिम्मेदारी है, किसकी ड्यूटी है? बच्चे को स्कूल भेजना, पेरेंट्स एंड गार्जियन
की ड्यूटी है कि वो बच्चे को 6 से 14 साल की उम्र में पढ़ाएँ। अगर फ्री एजुकेशन मिल रही है तो ज़रूर पढ़ाएँ। अदर रिलेवेंट ड्यूटी क्या है कि वो हमारे हार्मनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करती है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करती है, ह्यूमनिज़्म को करती है, पब्लिक प्रॉपर्टी सेफगार्ड रहती है एंड वातावरण भी सही बना रहता है। क्योंकि देखो अगर पेरेंट्स बच्चे को स्कूल भेजेंगे तभी तो बच्चा स्कूल जाएगा ना। तो इस प्रकार से इसके सिग्निफिकेंस क्या है की ज़िम्मेदारी है टुवर्ड्स एजुकेशन के प्रति, वैल्यू बेस्ड लर्निंग को सपोर्ट करता है, एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न को बिल्ड करता है, क्योंकि बच्चा जो है पेरेंट्स जब बच्चा को भेजेंगे स्कूल तभी तो बच्चा जाएगा ना। और छोटा बच्चा होगा तो अगर वो उसको पेरेंट्स नहीं भेजेंगे फ्री एजुकेशन मिलने पे भी तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो फिर इसमें आता है इम्पोर्टेंस ऑफ दीज आर्टिकल इन एजुकेशन। तो फिर से वही पॉइंट्स आ जाते हैं कि भाई ये जो आर्टिकल हमने पढ़े हैं अभी उसके क्या इंपॉर्टेंस है हमारी पढ़ाई में, एजुकेशन में। तो वही है, एजुकेशन एक राइट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अर्ली चाइल्डहुड एलिमेंट्री एजुकेशन को स्ट्रेंथ देता है। पेरेंटल एंड सोशल इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है, समाज का भी और पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहता है, क्योंकि बच्चे को जब भेजा जाएगा तो वो जाएगा, पढ़ के आएगा। तो एजुकेशनल सिग्निफिकेंस फॉर बीएड स्टूडेंट यहाँ पे कुछ बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि हेल्प टीचर अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को अंडरस्टैंड करने में मदद कराता है। और इंक्लूसिव एंड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को प्रमोट करता है कि बच्चे को डर नहीं लगेगा, क्योंकि पेरेंट्स अगर खुद उसको भेजेंगे अच्छे से तैयार करके, उसकी पढ़ाई के बारे उसके भविष्य के बारे में सोचेंगे तो बच्चे को भी स्ट्रेस नहीं होगा, वो भी आराम से जाएगा और सीख के आएगा कुछ ना कुछ। राइट एंड ड्यूटी की अवेयरनेस है और रिस्पॉन्सिबल टीचिंग प्रैक्टिस को भी ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है नेक्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो देखो भाई नेशनल पॉलिसी क्या कहती है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है एक तरीके से फ्रेमवर्क फॉर्मुलेटेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गाइड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की, जो हमारे यहाँ भारत देश के अंदर जो एजुकेशन है उसका डेवलपमेंट हो, उसको गाइड करने में मदद कराता है एनईपी। और इसका मेन जो मोटिव है, एम जो गोल है वो यही है, क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, कि जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है उसको क्वालिटी देना, एक्सेसिबिलिटी देना और उसको एक ढांचा देना, स्ट्रक्चर देना। मेजर पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी 1968 में, 1968, 86 रिवाइज हुई थी 1992 में और 2022 में एनईपी 2020 आया। एंड द पॉलिसी प्रोवाइड्स अ विजन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, कि जो भारत देश का जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो बिल्कुल से ही बदल जाए, उसका विजन जो है वो ट्रांसफॉर्म किया गया। तो आपने कई बुक्स में देखा भी होगा 2020 में जब चीज़ें चेंज हुई थी तो काफ़ी सारे टॉपिक डिलीट भी हुए और ऐड भी हुए, ये सब आता है। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब क्या है, उद्देश्य, फीचर, इंपॉर्टेंस सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या बोलता है। ये एक तरीके से फ्रेमवर्क फॉर्मुलेट किया गया है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, ताकि जो हमारा जो एजुकेशन है उसमें डेवलपमेंट को गाइड कर पाए ये। एंड इसका मकसद क्या है, जो एनपी है जो हमारा, इसका मेन मोटिव, एम, गोल क्या है कि क्वालिटी, एसेसिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन की, एक तरीके से एजुकेशन को स्ट्रक्चर देना, ढांचा देना और एसेसिबिलिटी एंड क्वालिटी को बताना। साथ ही साथ ये जो रिवाइज्ड हुआ था, ये सब मैंने अभी आपको ऊपर ये सेम लाइन पढ़ाई थी। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि टीचिंग एंड लर्निंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन प्रमोट होता है इससे, स्किल, वैल्यू, क्रिएटिविटी अमंग्स लर्नर, ये सारे पॉइंट्स ऊपर पढ़े थे तो ये बिल्कुल सिमिलर है। जो डिफरेंट है वो समझते हैं। ये है की फीचर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनईपी 2020 जब आया था तो काफ़ी सारी किताबें चेंज हो गई थी सिलेबस में, कुछ डिलीशन एंड कुछ ऐड ऑन हुआ था। न्यू स्ट्रक्चर जो आया था वो आया था 5+3+3+4 सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ था, जिसमें फाउंडेशनल स्टेज होती है जो कि 5 ईयर्स तक के लिए था, जिसमें प्री प्राइमरी प्लस क्लास 1 2 ये सब आता है, और प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 ईयर्स तक है, जिसमें क्लासेस 3 to 5 ईयर्स होता है, मतलब 3 साल के लिए प्रिपरेटरी स्टेज होता है, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास एंड फिफ्थ क्लास, ठीक है। एंड मिडिल स्टेज जो होती है वो 3 साल के लिए थी, जिसमें 6 क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास आती है। सेकेंडरी स्टेज जो 4 ईयर्स का है, जिसमें 9 to 12 के स्टूडेंट्स आएंगे, क्लासेस आएंगी, 9 10 11 12 आएगी, उसे हम सेकेंडरी स्टेज कहेंगे, ठीक है। तो ये नया स्ट्रक्चर बनाया गया था 2022 एनईपी के अकॉर्डिंग। सो मैंने आपको समझाया, काफ़ी बच्चों को तो पता ही होगा और जिनको नहीं पता उनको पता लग गया होगा। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करूँ, जिसमें फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी पे फोकस किया जाता है।
प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को इम्प्राइज करा गया है एक तरीके से। हम जो हमारा एनईपी का फोकस है वो सिर्फ किताबों का ज्ञान न देकर एक्टिविटी बेस्ड और प्ले बेस्ड चीज़ें सिखाई जाए ताकि बच्चा जो है आगे बढ़े। एंड टीचिंग जो है मदर टंग एज अ मीडियम है, टीचिंग इंकरेज इन मदर टंग और रीजन लैंग्वेज अप टू ग्रेड 5। होलिस्टिक एंड मल्टी एजुकेशन जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना, एकेडमिक और को करिकुलर। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके अलावा जो है काफ़ी सारी बच्चा चीज़ें जो है प्रैक्टिकली करके सीखे। कोई नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। और उसके बाद ये भी रूल आया था कि आप कोई भी अपने मर्जी का सब्जेक्ट चूज करते हो, कोई भी आपको जो है कंपल्सन नहीं है कि यही लेना है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन की बात करूँ तो इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग को भी इंट्रोड्यूस किया था अर्ली क्लासेस में, ताकि बच्चा जैसे होम साइंस की हैं चीज़ें या और भी कोई चीज़ें सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। प्रैक्टिकल नॉलेज एंड पे काम करे। असेसमेंट रिफॉर्म की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना रेदर देन रूट लर्निंग। ज़रूरी नहीं है कि एक लर्निंग जो है पर्टिकुलर जैसे कराई जाए वैसे ही कराया जाए, कॉन्सेप्चुअल उसको भी बच्चे को समझ आनी चाहिए सो दैट वो और चीज़ों को क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर आ सके और काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो सके। कंटिन्यूसली इंट्रोडक्शन हो एंड कंटेंसी बेस असेसमेंट हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो ज़्यादा से ज़्यादा, ऑनलाइन एजुकेशन डिजिटल लर्निंग को प्रमोट किया गया। जैसे आपने देखा ये ऑनलाइन क्लासेस का होना ये सब चीज़ें तो अब ज़्यादा ट्रेंड में है। टीचर प्रिपरेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी इम्प्रूव हुआ है इससे। सो नेशनल पॉलिसी एंड जो हमारा एनपी है जो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हुई है, बच्चा पहले से ज़्यादा सीख पा रहा है। इनोवेशन क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर आ रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक लर्नर को मिल रही है, मॉडर्न नीड्स भी जहाँ पे जो है वो एजुकेशन में देखने को मिल रही हैं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को स्ट्रेंथ दी गई है बेसिकली, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ थ्रू 2025, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। एनसीएफ जो 2005 आया है, एक बार देख लेते ये क्वेश्चन हुआ तो नहीं है ना। अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकता है तो वो स्किप करेंगे। एनसीएफ हम्म तो जो हमारा एनसीएफ 2005 है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो कि एक गाइडलाइन है डेवलप बाय द एनसीईआरटी, जो कि डेवलप किसके द्वारा करा गया है, एनसीईआरटी के द्वारा, फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, की जो स्कूल की जो पढ़ाई होती है उसके लिए ये डेवलप किया गया है, ठीक है। इसमें जो होता है एक तरीके से रास्ता दिखाया जाता है, प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर करिकुलम का डिज़ाइन, टीचिंग के मेथड क्या रहेंगे, असेसमेंट कैसे होगा, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इट फोकस ऑन मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल, ताकि जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचा जाए, बिना किसी स्ट्रेस के उसको पढ़ाया जाए और वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए। तो इस प्रकार से एनसीएफ 2005 का मकसद ही यही है कि एजुकेशन को शिफ्ट करा गया रूट लर्निंग से अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन में। रूट लर्निंग में ये नहीं है कि सिर्फ किताबें का ज्ञान देके उसको घर भेज दिया, जैसे कई सालों से पढ़ाई चल रही थी। उसके बाद जो आई है वो ये है कि बच्चा अंडरस्टैंड करे और अप्लाई करना भी उस पढ़ाई को सीखे सो दैट उसको फ़ायदे लगे। एनसीएफ 2005 के कुछ उद्देश्य हैं, वही हैं पॉइंट, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, रूट लर्निंग, वही जो डेफिनेशन में लिखा है वही सारे हैं, स्ट्रेस फ्री वो पढ़ाई कर सके। प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005 के क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो सबसे पहला यही है प्रिंसिपल कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बर्डन के वो पढ़ाई कर पाए, उसको कोई लोड नहीं देना। चाइल्ड सेंटर अप्रोच यानी कि फोकस ऑन नीड, बच्चे की ज़रूरत, इंटरेस्ट, एबिलिटी पे ध्यान देना है, बजाय कि हम उसको जो है ज़बरदस्ती उस पे थोप दें, वो नहीं करना है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए और रियल वर्ल्ड के साथ, सिचुएशन के साथ वो इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। की फीचर की बात करूँ तो करिकुलम रिफॉर्म है, यानी कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रेदर देन मेमोराइजेशन, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। टीचिंग के मेथड काफ़ी फ्लेक्सिबल होने चाहिए, जो टीचर है वो बच्चे के साथ जो है डिस्कशन करे, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवाए, उससे बच्चा सीखेगा, एनालाइज करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें आएगी, इनोवेशन उसमें आएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, मदर टंग इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, आपको पता है। असेसमेंट रिफॉर्म आया, सीसीई पैटर्न आया जो क्लास 9th में इंट्रोड्यूस हो गया था, जिसमें कॉपी वगैरह भी चेक होने लगी थी। पहले तो सिर्फ एग्जाम के नंबर लगते थे, फिर उसके बाद सीसीई पैटर्न जो आया था वो कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन था, कि बच्चे को पूरा साल हमें चेक करना है कि बच्चा क्या सीख रहा है और वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, जैसे क्विज हो गई या फिर कोई भी मतलब सरप्राइज टेस्ट हो गया, कॉपी चेक होना, ये सब आता है इसमें। फोकस ऑन वैल्यू की बात करूँ तो मोरल, सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे डेवलपमेंट हो, इस प्रकार से है।
एनसीएफ 2005 इन एजुकेशन के इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो ये इसीलिए आया ताकि जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल और रिलेवेंट हो, बच्चा जो एक्चुअल में सीखना चाहता है वो सीख पाए, अपनी मर्जी से सब्जेक्ट भी चूज कर पाए और अपने मर्जी से वो जो है काफ़ी सारी चीज़ें कर पाएगा। और एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहता है, स्टूडेंट को इनकरेज करना, फिजिकल मेंटली वो स्ट्रांग रहेगा, डेवलपमेंट होगी। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट किया गया। तो ये था पूरा का पूरा। नाउ कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन जो कि है हमारे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या बोलता है देखते हैं। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कल्चर एंड सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड। इट प्रमोट फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज बिटवीन कंट्री। देखो जो हमारा जो एलपीजी के जो पिलर्स हैं, जैसे कि हम बात करें, जब भारत देश आज़ाद हो गया था उसके बाद जो इकोनॉमी डाउन चली गई थी, तो एलपीजी के जो पिलर्स थे वो खड़े हुए थे, ठीक है। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो सिर्फ अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करूँ तो ग्लोबलाइजेशन को आप ग्लोबल से याद रखें, ग्लोबली हम ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी सामान जो है वो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है, सामान जो है या सर्विस या टेक्नोलॉजी या कोई आइडिया एक्सचेंज हो सकते हैं, तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल से समझो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि मान लो पहले के समय में कोई टीचर पढ़ाता तो अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाता था, यानी कि ये एजुकेशन का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर आपने जो है एलपीजी भूल गए हो तो वो याद आ जाए। तो उसमें क्या होता था, जैसे कि कोई भी सपोज़ कि कोई भी यहाँ पे जो है अपना काम कर रहा है, ठीक है? और टीचर पढ़ा रहा है यहाँ पर, तो वो अपने आस-पास के एरिया के बच्चों को पढ़ाता है। जैसे 2 किलोमीटर के दायरे में, 4 किलोमीटर के दायरे के बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन आजकल वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, पता नहीं कौन-कौन सी कंट्रीज़ में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं या कंट्री के अंदर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, आइडियाज़ एक्सचेंज हुए कंट्रीज़ के बीच में। तो ग्लोबलाइज़ेशन है कि ये ग्लोबली काम हो रहा है। अब जो भी हम सामान मँगाते हैं, वो भी हम कहाँ से मँगवा रहे हैं, कौन से स्टेट से मँगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज, तो वो ग्लोबलाइज़ेशन है। लिबरलाइज़ेशन का मतलब यहाँ पे लिबरल हो गया है, यानी कि रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, यानी जो सरकार की जो पहले रिस्ट्रिक्शन थी ना, पहले लाइसेंसिंग बहुत थी कि ट्रेड करोगे तो लाइसेंसिंग चाहिए, बहुत सारे लाइसेंस चाहिए, तो वो हटा दिए, लिबरल हो गया, यानी कि लिबरलाइज़ेशन हो गया। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन अब खत्म हो गई है, रेगुलेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तभी तो हमारे प्राइवेटाइज़ेशन पे जो है काम ज़्यादा हो रहा है और लोग जो हैं बिज़नेस कर पा रहे हैं, चाहे वो आपका है जो ये एमएसएमई है या और भी है, तो सरकार ने भी उनको प्रमोट किया। तो फ्री ट्रेड हो पाए, ओपन मार्केट है, कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया। इससे प्राइवेटाइजेशन में क्या है कि ट्रांसफर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट, कि जो पहले सब सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन जो सरकार के हाथ में थी, वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में चली गई हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशंस एंड हर एक जो चीज़ें चल रही हैं, इससे हमारी एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी तीनों ही बढ़ गए। तो ग्लोबलाइजेशन के और इन सब के कुछ अपने-अपने फीचर्स हैं, जो कि यहाँ पे अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब कुछ दी हुई हैं, ठीक है? तो वो देख लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहला तो यही है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो है यहाँ पर यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो देखते हैं। हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, मैंने तीनों एक साथ लिए हैं, ठीक है? कोई भी अगर 2 आए, 1 आए तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कहाँ गया? फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपेंशन मिला ग्लोबलाइजेशन से, जो मैंने अभी बताया। मल्टीनेशनल कंपनी की भी ग्रोथ हुई, एमएनसीज़ की ग्रोथ हुई। आजकल आप देख ही सकते हो कि हर कोई एमएनसी में भागता है बजाए कि डोमेस्टिक के। कल्चर एंड नॉलेज का एक्सचेंजमेंट हुआ है। लिबरलाइजेशन की बात करूँ, इसमें ट्रेड एंड बैरियर एंड टैरिफ्स को रिड्यूस किया गया, जितने भी टैक्सेस वगैरह बैरियर्स है वो खत्म हो गए थे। कंट्रोल जो है सरकार का बिज़नेस के अंदर बहुत कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट हुई है इससे, और साथ ही साथ हमारा प्राइवेटाइजेशन जो है, यानी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन अब बढ़ गया है, सरकार का रोल कम हो गया, इससे प्रॉफिट और एफिशिएंसी बढ़ गई है। फ़ायदे क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के? तो भाई ग्लोबल मार्केट अपॉर्च्युनिटी अब ज़्यादा मिल गई हैं। कहाँ, अगर एक टीचर जो 5 किलोमीटर के दायरे में कितने बच्चे पढ़ा लेता था, आज वो अगर घर बैठे-बैठे 1 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, 2 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, दैट मीन्स उसकी मार्केट बड़ी हो चुकी है, ग्लोबली मार्केट हो चुकी है और अपॉर्च्युनिटी भी ज़्यादा है उसके पास। टेक्नोलॉजी भी इससे इम्प्रूव हुई है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ, अवेयरनेस एंड एक्सचेंज भी अब बढ़ चुका है। लिबरलाइजेशन का फ़ायदा यही है कि इससे कॉम्पिटिशन, इनोवेशन इनकरेज हुआ, क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस पहले से बेहतरीन हो चुके हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इनकरेज हुई है। प्राइवेटाइजेशन के फ़ायदे क्या है कि एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मैनेजमेंट एंड सर्विस बेटर हो गई, ठीक है? और उसके बाद क्या है, फॉरेन कंट्री ये रहा, हाँ, फाइनेंशियल बर्डन जो था सरकार का वो कम हो गया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया, सरकार का अब उतना
ध्यान नहीं है जितना पहले था। बुराइयाँ की बात करूँ, डिसएडवांटेजेस ग्लोबलाइजेशन के, तो इससे कल्चरल लॉस होता है। इकोनॉमिक में इनइक्वालिटी बढ़ गई है, फॉरेन कंट्री पे हम ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हम कोई सामान एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो कर रहे हैं या फिर अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड हो गए हैं, जो कि एक बुराई है। लिबरलाइजेशन की बात करूँ, तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्म कर गया है, क्योंकि अभी एमएनसी का ज़्यादा प्रचलन है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है अब। प्राइवेटाइजेशन की बुराई क्या है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सर्विस हाई हो गई है और इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज ये सब आ गए हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप बना के जो है इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोठारी कमीशन के ऊपर, जो कि काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये जो भी टीचिंग के जितने भी कोर्स कर रहे हो उसमें ये आ ही जाता है क्वेश्चन, कोठारी कमीशन का 1964 टू 66। मीनिंग ऑब्जेक्टिव रिकमेंडेशन है इसके। कोठारी कमीशन जो था वो सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किस चीज़ के लिए, ताकि इंटायर एजुकेशन को एग्जामाइन करा जा सके। इसका जो हेडेड बाय डॉक्टर DS कोठारी के द्वारा ये हेडेड किया गया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। और इसका मेन मकसद क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना, ठीक है? इसीलिए ये बनाया गया था। और कोठारी कमीशन के कुछ उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य जो था वो यही था कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना इंडिया का, वो पहले से बेहतरीन हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। टू मेक एजुकेशन मॉडर्न, साइंटिफिक एंड रिलेवेंट, यानी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो पहले से साइंटिफिक, मॉडर्न हो, रिलेवेंट हो और जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतरीन होना चाहिए, पहले से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। नेशनल यूनिटी प्रमोट हो, सोशल इंटीग्रेशन हो, क्वालिटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन बढ़ जाए। यानी जो क्वालिटी जो है, पहले क्वालिटी की, हाँ भाई 5 क्वेश्चन रट लिए, साल में 1 बार पेपर बच्चा देगा और पूरा साल मौज काटेगा, वो नहीं होना चाहिए। एजुकेशन विद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का भी लिंक करवाना है। आजकल आप देख रहे हो किताबें जो हैं कितनी चेंज हो चुकी हैं, ठीक है? पहले हम गिनती की किताबें पढ़ते थे, लेकिन आजकल हमें एडिशनल जितनी किताबें पढ़ लें उतनी कम है। क्योंकि अब हमारे को एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड या फिर जो हमारे और जो भी हमारी जो रामायण है, ये सब चीज़ें भी अब कॉलेज की बुक्स में भी आपने देखा होगा कि ऐड ऑन करी गई हैं, ताकि हम जो है पढ़ाई के साथ-साथ और भी चीज़ें की नॉलेज लेते रहें। मेजर रिकमेंडेशन थी स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन की बात करूँ तो 10+2+3 सिस्टम आया, जिसमें 10 ईयर ऑफ स्कूलिंग, 2 ईयर ऑफ हायर सेकेंडरी एंड 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, ठीक है? ये जो स्ट्रक्चर है फॉलो अप हो रहा था। और कॉमन स्कूल सिस्टम में तो वही है कि सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर एक बच्चे को फ्री कंपल्सरी एजुकेशन मिले। ये ऊपर जो मैं पॉइंट्स पढ़ा चुकी हूँ ना, वो फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि जो ऑलरेडी पॉइंट मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया उसको फिर मैं रीड कर रही हूँ, क्योंकि ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मैंने काफ़ी ऊपर अच्छे से समझाया था, ठीक है? मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग होना चाहिए, ठीक है? उसको एम्प्राइज़ करें, मतलब जो भी हमारी लैंग्वेज है, कि अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमें जो है हिंदी में पढ़ाया जाए, ठीक है? 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला में आता है, जो जैसे कि फ़ोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फ़ोकस किया जाए, टीचर एजुकेशन जैसे ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया जाए, सैलरी बढ़ाई जाए, टीचर का स्टेटस जो है अच्छा होना चाहिए, तभी टीचर जो है मेहनत करेगी बच्चे पे। वर्क एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो प्रैक्टिकल और वोकेशनल एक्टिविटी इन एजुकेशन, ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के ऊपर, ठीक है? तो देखो भाई यहाँ पर ना एक क्वेश्चन जो है डेमोक्रेसी का, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या है, रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर लाइज विद द पीपल। इट इज़ बेस्ड ऑन वैल्यू लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, पार्टिसिपेशन। ये इन सारी वैल्यू पे बात करता है डेमोक्रेसी, इक्वालिटी पे, यानी बराबरी, आज़ादी, जस्टिस, पार्टिसिपेशन, इन सब पे बेस्ड है। और एक तरीके से ये रेफर करता है टू द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर लाई, जहाँ पे पावर लाई करती है विद द पीपल, ठीक है? एजुकेशन क्या है, एजुकेशन पढ़ाई है जिसमें टीचिंग एंड लर्निंग फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, की एक इंडिविजुअल इंसान की जो पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है वो उसके टीचिंग के प्रोसेस और लर्निंग के प्रोसेस पर डिपेंड करती है, यानी कि उसको नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, वो सारी चीज़ों में मदद मिलती है, ठीक है? नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आप लोगों के डेमोक्रेसी इन एजुकेशन के फीचर्स। सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के हर किसी को, हर बच्चे को इक्वल समझा जाए। फ्रीडम टू थिंक, एक्सप्रेस, लर्न, ये सारे वही पॉइंट्स आप सेम लिख सकते हैं, ठीक है? एंड रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की बात करूं, तो एजुकेशन जो है वो एक तरीके से फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, जबकि डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है फ्रीडम, आज़ादी, राइट नेसेसरी फॉर एजुकेशन, जो कि हमारी एजुकेशन में ज़रूरी भी है। एजुकेशन जो है वो अवेयरनेस फैलाती है, रिस्पॉन्सिबल बनाती है सिटीज़न को
और मेन मकसद दोनों का क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो और समाज का जो सोसाइटी का प्रोग्रेस हो, ठीक है। डेमोक्रेटिक एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग इससे अच्छी होती है, इंडिपेंडेंट हम जजमेंट ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर क्षमता है, हम पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमें इंडिपेंडेंट जजमेंट आ जाती है। सोशल एंड मोरल वैल्यूज भी इससे डेवलप होती हैं। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, नेशनल यूनिटी बनी रहती है, एकता को हमें स्ट्रेस मिलता है, समाज के बारे में हम सोचते हैं, सोसाइटी का भला सोचते हैं, अच्छे से बात करते हैं, ये सब आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है आर्टिकल नंबर 14। देखो शायद मैं 14 आपको करा चुकी हूँ ऊपर, ठीक है, बट एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, आर्टिकल 14 एंड 15 जो है वो एक तरीके से फंडामेंटल फॉर इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस पे बात करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर ऑल द सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ बाय द स्टेट, यानी हर किसी को जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, कोई भेदभाव नहीं है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ करता है, फेयर ट्रीटमेंट को, ये आर्टिकल 14 कहता है। एंड 15 कहता है कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए बाय द स्टेट ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे, जैसे कि अलाउ स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं वुमेन के लिए, बच्चों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए। ये आर्टिकल 15 कहता है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी ग्राउंड पे के लेवल पे, यानी पब्लिक प्लेसेस फैसिलिटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, एंड चाहे वो बैकवर्ड है या जो भी है उस प्रकार से। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस का मीनिंग है। तो इसका बस मीनिंग देख लेते हैं। इक्वालिटी जो होती है वो एक तरीके से मैं ऊपर पढ़ाया था मैंने, रेफर्स टू द प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स हो, सबको एक जैसा अधिकार हो, ट्रीटमेंट सबको एक जैसा मिले, और भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी कास्ट, रीजन, जेंडर के बेस पे। सोशल जस्टिस बोलता है कि फेयरनेस होनी चाहिए, जस्टिस इन सोसाइटी, यानी इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया जाए, सोशल जस्टिस कहता है, और सबको इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। वही सब है, बाकी आप बना के जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के फ़ायदे, फीचर सब पूछे गए हैं यहाँ पे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है एक तरीके से अप्रोच है, वो हर एक बच्चे के बारे में, ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ द एबिलिटी, डिसेबिलिटी, बैकग्राउंड डिफरेंस, लर्न टुगेदर इन द सेम क्लासरूम, की एक सेम क्लासरूम में एक साथ सीख रहे हैं, उसे हम इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड करके जो एजुकेशन मिल रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, बैरियर्स हट जाएं। और इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन मिले, पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी लर्नर, भेदभाव ना हो, सोशल स्किल डेवलप हो, एंड इस प्रकार से जो है बना के लिख सकते हो। इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले इक्वालिटी एंड इक्विटी है। तो सबसे पहला क्या है, फेयरनेस, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, एंड डिफरेंसेस ना रहें कि वो अगर काला है, गोरा है, उसका कल्चर ऐसा है, उसका बैकग्राउंड ऐसा है, वो अमीर है, गरीब है, तो सबको बराबर लेके यहाँ पे चलना होता है। फिजिकल, सोशल, एकेडमिक बैरियर्स हट जाने चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर यहाँ पर जो है फीचर्स बताए गए हैं, कॉमन क्लासरूम होता है, सबको एक ही छत के नीचे बैठ के जो है एक जैसा समझा जाए, एक जैसी पढ़ाई मिले, और साथ ही साथ जो है सपोर्टिव मटेरियल मिले, और कोलैबोरेटिव लर्निंग मिले, और असेसमेंट एंड फीडबैक भी कंटिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए। इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो ऊपर हो चुका था, NEP मैंने करा दिया और NCF भी करा दिया, तो सेम ही क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला ताकि क्वेश्चन जो है किस तरीके से पुटअप होते हैं तो वो भी आपको पता हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये वाला भी हो चुका है, आर्टिकल मैंने 21A भी करा दिया है, ठीक है, 45 भी करा दिया है। एक नया आर्टिकल है इसमें 46 वाला, जिसमें आता है प्रमोशन ऑफ वीकर सेक्शन। इसमें जो है ना, जो वीक लोग हैं, जैसे ST SC जो लोग हैं, वीकर सेक्शन वाले लोग हैं, उनकी पढ़ाई को लेके, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेके प्रमोट किया गया, तो उस आर्टिकल नंबर 46 में बताया गया वीकर सेक्शन। बाकी 14 15 भी मैंने करा दिया है आपको, ठीक है। ये सारे ना आर्टिकल आपको याद रखने हैं, ठीक है। एंड 51 वाला है फंडामेंटल ड्यूटीज वाला, वो गार्जियंस वाला वो भी करा दिया, ये सारे करा दिए हैं, ठीक है। हम्म, फिर से वही है, आर्टिकल वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये भी ऊपर हो चुका है वैसे, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन भी मैंने करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है मार्जिनलाइज ग्रुप, SC ST वुमेन, मीनिंग इश्यूज, कॉजेज, मेजर रोल ऑफ एजुकेशन। तो जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वो क्या है, एक बार समझते हैं।
तो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं वो एक तरीके से ऐसे दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट आर सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली डिसएडवांटेजेस, यानी दीज हैव लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। इनके पास बहुत ही लिमिटेड मात्रा में जो है वो संसाधन है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, एसटी हो गया, वुमेन हो गया, ये सब जो आते हैं वो सब इसी में आते हैं, जो कि सोशली, इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट में आता है, ये सोशली डिसएडवांटेज ड्यू टू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इनको कास्ट को लेके भेदभाव जो किया जाता है तो वो एससी में आते हैं। अनटचेबिलिटी एंड एक्सक्लूजन फेस करते हैं ये लोग, कि इनको छूना मत, इनका घर का खाना मत, पीना मत, और लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत लिमिटेड होती है। शेड्यूल ट्राइब की बात करूँ, एसटी की बात करूँ, अब तो फिर भी इनको कोटा वगैरह मिल जाता है, जनरल से तो पहले ही आते हैं ये, बट काफ़ी भेदभाव इनको अभी भी फेस करना पड़ता है। शेड्यूल ट्राइब एसटी में आता है, जैसे कि लिविंग इन रिमोट एंड फॉरेस्ट एरिया में, जंगलों के आसपास के एरिया, झोपड़ी वोपड़ी में रहते हैं ये, और ये गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत लिमिटेड होती है इनके पास, और एक तरीके से इनका लैंग्वेज और कल्चर का जो डिफरेंस है वो एक तरीके से बैरियर होता है इनकी एजुकेशन में। और वुमेन जो है वो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लड़कियों को आपको पता ही है कि गाँव में या जिनकी सोच जो है वो पिछड़ी हुई है, वो आज भी वुमेन को किस प्रकार से समझते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ने नहीं देते, जॉब नहीं करने देते, डिसीज़न नहीं लेने देते, जल्दी शादी करा देते हैं, सेफ्टी कंसर्न बहुत कम होते हैं उनके, सोशल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो इस प्रकार के पॉइंट्स हैं जो वुमेन के रिगार्डिंग हैं। तो मेजर इशू कौन से फेस होते हैं? क्वालिटी एजुकेशन हो गया, गरीबी हो गया, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में जो है वो कहते हैं ना, हाँ, एससी का कुछ खाओ मत, इनके साथ बैठो मत, उनसे ज़्यादा बातचीत मत करो, लिटरेसी रेट बहुत कम होता है इनका, तो ये सब आते हैं। तो मार्जिनलाइजेशन के जो कॉजेज़ हैं वो यही हैं, कास्ट सिस्टम की वजह से, अवेयरनेस इनको इतनी नहीं है, सोशल बैरियर हो गए, जेंडर बायसनेस हो गई, भेदभाव, सोच पिछड़ी हुई है कि घर वाले जो है स्कूल नहीं भेज रहे हैं, इस प्रकार से आप बना के इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कॉमन, एक मिनट, कहाँ गया? कॉमन स्कूल सिस्टम क्या होता है, इसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव फीचर्स क्या हैं? तो कॉमन स्कूल सिस्टम, जिसको हम सीएसएस कहते हैं, ये एक तरीका सिस्टम है वेयर ऑल द चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, क्लास, रीजन, इकोनॉमिक स्टेटस स्टडी इन द सेम टाइप ऑफ स्कूल। यानी जो कॉमन स्कूल सिस्टम है उसमें सारे बच्चे एकत्रित होते हैं, चाहे वो कास्ट या रिलीजन कैसी भी हो। इसका मकसद ही क्या है कि इक्वल क्वालिटी एजुकेशन मिले हर एक बच्चे को, जो कि ऊपर कोठारी कमीशन में हमने पढ़ा भी था। और इसका मकसद भी क्या है? इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सबको मिले। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन एजुकेशन को कम करता है ये, इसीलिए बनाया गया है ताकि लोग भेदभाव करना बंद करें। नेशनल यूनिटी बनी रहे, इंटीग्रेशन बने रहे, लोग एक ही छत के नीचे एक ही जैसे पढ़े और ना अपने आप को ज़्यादा समझे ना कम समझे। क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करता है और ये हमारे गैप को ख़त्म करता है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल के गैप को ख़त्म करना चाहता है, इसीलिए बनाया गया है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो इसमें भेदभाव करते हैं। फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आता है नेबरहुड स्कूल हो गया, वेयर चिल्ड्रन अटेंड स्कूल नियर देयर होम, अपने आस-पास के स्कूलों में चला गया, भेदभाव ना हो कहीं भी। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे सिमिलर हैं जो आप बना के लिख सकते हो। रीजन, जेंडर और इन सब के बीच में भेदभाव ना हो, सबको इक्वल बराबरी पढ़ाई मिले, इस प्रकार से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है डेमोक्रेसी का, जो मैंने ऊपर पढ़ा दिया एजुकेशन वाला, सेम ही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले जो सर्व शिक्षा अभियान है वो एक तरीके से फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा 2001 में। इसका मकसद था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन मिले 6 से 14 साल के वर्ष के बच्चों को, और इसमें फोकस किया जाता था एनरोलमेंट, रीअटेंशन, क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, और हर किसी के लिए पढ़ाई बनी है, फ्री कंपलसरी है, ड्रॉप आउट रेट इससे कम हुआ, जेंडर बायसनेस का जो ब्रिज का जो गैप है, सोशल गैप जो आ रहा था वो कम हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ जाए, क्योंकि सबको बोला आओ और पढ़ाई करो, फ्री की पढ़ाई है, कंपलसरी है, और आके अपना एनरोलमेंट कराओ। इस प्रकार से इसके ऑब्जेक्टिव है, इसी से फीचर्स बन जाएंगे और इसी से आपके मेरिट्स बनेंगे। मिड डे मील क्या है? मिड डे मील स्कीम क्या होती है? तो देखो भाई, मिड डे मील तो सरकारी स्कूलों में आपको पता है कितना ज़्यादा प्रचलन में है ये। एक तरीके का ऐसा प्रोग्राम है जो कि सरकार के द्वारा चलाया गया था, फ्री कुक्ड मील दिया जाएगा बच्चों को सरकार द्वारा, ठीक है? और ये लॉन्च हुआ था 1995 में, ताकि जो स्कूल के अंदर जो बच्चे का पार्टिसिपेशन है, न्यूट्रिशन है, वो पूरा किया जा सके। प्राइमरी एंड
अपर प्राइमरी क्लासेस को मेनली ये दिया जाता था। सपोर्ट सिस्टम है इसका, इस स्कीम का मकसद ही यही है कि एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की हेल्थ और पढ़ाई दोनों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि अगर बच्चे को खाना मिलेगा, अगर पेरेंट्स नहीं दे पा रहे तो बच्चा स्कूल आएगा, खाएगा और पढ़ाई कर पाएगा। मिड डे मील का स्कीम का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि बच्चे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएंगे और अटेंडेंस लगाएंगे, ड्रॉप आउट रेट कम होगा, न्यूट्रिशन स्टेटस भी इम्प्रूव होगा कि बच्चे को अगर खाने को नहीं मिलता तो क्या पढ़ाई करेगा, लेकिन अगर स्कूल से ही खाना मिल रहा है तो बच्चा स्कूल ज़रूर आएगा। सोशल इक्वालिटी प्रमोट होगी, कई बार मिड डे मील में पूड़ी, आलू की सब्जी, कढ़ी चावल होते हैं तो बच्चा भागा-भागा आता है, ठीक है। रेगुलर स्कूल पार्टिसिपेशन इनकरेज होता है। फीचर्स की बात करूँ तो फ्री कुक्ड मील मिल रहा है स्कूल के अंदर बच्चों को। न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट भी पे फोकस किया जा रहा है बच्चों को, फर्स्ट से 8th क्लास के बच्चों को ही मिलता है ये। एंड वीकर एंड डिसएडवांटेज सेक्शन जो है उस पे स्पेशल अटेंशन दी गई थी और स्कूल एंड लोकल अथॉरिटी पे इम्प्लीमेंटेशन ये लाई गई थी ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा आए और खाए और बढ़े और पढ़े। ठीक है, बेनिफिट्स वही हैं जो आप बना सकते हो। नेक्स्ट जो प्राइवेटाइजेशन आया है इन एजुकेशन, वैसे तो प्राइवेटाइजेशन हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछा गया तो वो भी डाला है मैंने, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन में मतलब क्या है, देखो कुछ क्वेश्चन तो 2-3 मैंने जो स्किप करे हैं वो लगभग सेम ही थे, लेकिन घुमा करके पूछ सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन डाला था मैंने ताकि आपको पता लग सके कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूशन जो ज़्यादा से ज़्यादा खुल रहे हैं वो प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन ही है। आपको पता है वहाँ के फीस स्ट्रक्चर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। और एक तरीके से रीज़न क्या है प्राइवेट स्कूल के बढ़ने का, इंक्रीज़ होने का, क्योंकि जो क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड करी गई है, पेरेंट्स कह रहे हैं हम पैसा देंगे लेकिन हमें क्वालिटी चाहिए, अच्छी फैसिलिटी चाहिए, बेटर टीचिंग चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, एसी वाले रूम चाहिए, तो वहाँ पे वो बच्चे जाते हैं। यही रीज़न है प्राइवेटाइजेशन का बढ़ने का। और इसके फ़ायदे क्या हैं? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो इससे इम्प्रूव होती है कंपटीशन के द्वारा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, इनोवेशन होती है एंड चॉइस टू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट ऑफर काफ़ी सारी चीज़ें। आपको पता है प्राइवेट स्कूल्स में जो एसी वाले रूम्स होते हैं, टीचर्स जो है अलग-अलग सब्जेक्ट्स की होती हैं एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। एंड प्राइवेटाइजेशन की कुछ बुराई भी है, देखो अगर फैसिलिटी मिल रही है तो वहाँ पे फीस हाई होती है, एजुकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि एसी लगा होगा, फैसिलिटी मिलेंगी, स्कूल से खाना-पीना मिलेगा, तो महँगाई तो होगी, आपको पता है फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। जैसे एसी वाली वैन की फैसिलिटी हो गई, इनइक्वालिटी रहती है पढ़ाई को लेकर के, जैसे कि गरीब बच्चा नहीं जा सकता, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लिमिटेड है और ये ना एक गैप बनाता है अमीर और गरीब के बीच में कि गरीब का बच्चा तो जा नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे फ़ीस ही ज़्यादा है। तो इम्पैक्ट क्या है एजुकेशन पे? प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर इससे एक्सपैंड हुआ, कॉम्पिटिशन बढ़ा स्कूलों के बीच में, कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ एजुकेशन जो है उसका रिस्क बढ़ चुका है, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं और नुकसान भी है। ये तो फिर वही आ जाता है आप लोगों का, ठीक है? तो आप लिख सकते हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला, ठीक है? तो 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला क्या कहता है? एक पॉलिसी है जो कि इंडियन एजुकेशन द्वारा प्रमोट करी गई है, ताकि 3 लैंग्वेज स्टूडेंट बच्चा सीख सके और ये रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन के द्वारा ही किया गया था। और बट ये जो है अडॉप्ट किया गया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में। इसका जो मकसद था, एम था, वो यही था नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना एंड लिंग्विस्टिक हार्मनी प्रोवाइड करना। जैसे कि इसका एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे को आनी चाहिए जिसे हम मदर टंग कहते हैं, जैसे मातृभाषा हिंदी है, इंग्लिश जो भी है वो आनी चाहिए बच्चे को। सेकंड लैंग्वेज में वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट, यानी कि हिंदी और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हिंदी। सेकंड लैंग्वेज में उसे अनदर जो है वो आनी चाहिए, यानी कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट में उसको जो है वो लैंग्वेज आनी चाहिए। थर्ड लैंग्वेज में आता है हिंदी स्पीकिंग स्टेट अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज प्रेफरली साउथ इंडियन लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इंग्लिश, और इंग्लिश तो उसको आनी चाहिए ताकि जो है हिंदी जहाँ नहीं बोली जाती वहाँ उसको इंग्लिश वो बोल के बाद कम्युनिकेशन कर सके। नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन को फिर से प्रमोट करता है, मल्टी लैंग्वेज स्किल्स उसके अंदर आ जाती हैं, 2-3 भाषा आती होंगी तो कभी भी कहीं भी कम्युनिकेट कर पाएगा जहाँ भी वो जाएगा। एंड रीजनल लैंग्वेज को रिस्पेक्ट मिलती है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, लोकल नेशनल ग्लोबल लैंग्वेज में भी प्रमोशन मिलता है, ठीक है? इसी से आप बना सकते हैं इसके पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है, ठीक है? और
देखते हैं। 21 है, ये तो मैंने आपको करा दिया था वैसे ये वाला क्वेश्चन। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 24th वाला, ठीक है। 25 तो रिपीटेड है। तो ऑपरेशन बैकग्राउंड क्या है? तो देखो भाई, ऑपरेशन बैकग्राउंड जो है वो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1987 में। इसका मकसद था मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटी इन प्राइमरी स्कूल। जो प्राइमरी स्कूल है उसमें बेसिक जो फैसिलिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, पहले से बेहतर होनी चाहिए। इस पर फोकस डाला गया था, जिसको हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहते हैं। ये फोकस करता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग के रिसोर्सेज पे, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पहले से बढ़िया होनी चाहिए। टीचर जो पढ़ा रही है उससे बेहतरीन पढ़ाए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल अच्छा यूज़ करे। एडुकेट नंबर ऑफ टीचर अपॉइंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं और टीचर सिर्फ एक है। एंड बेटर स्कूल एनवायरनमेंट को भी ये क्रिएट करता है। इसके फीचर्स क्या हैं कि प्रोविजन एटलीस्ट 2 क्लासरूम इन एवरी स्कूल। हर स्कूल में 2 क्लासरूम तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 टीचर, और उनके साथ 2 टीचर होनी चाहिए और 1 फीमेल टीचर ज़रूर होनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट में ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मैप ये सब क्लास में अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि ये एक रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से इम्प्रूव हो। इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन की बात करूँ तो इसमें आता है प्राइमरी एजुकेशन जो होती है उसमें स्ट्रेंथन मिलती है। क्लासरूम टीचिंग कंडीशन भी पहले से बेहतरीन हो। स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन इससे इनकरेज होगा। ड्रॉप आउट रेट कम होगा। बच्चा पढ़ाई को ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि उसको सारी फैसिलिटी मिल रही है। टीचर अच्छे से पढ़ा भी रही है, बच्चे पे ध्यान भी दे रही है, टेस्ट भी ले रही है, सारी चीज़ें। अचीवमेंट की बात करूँ यहाँ पे, तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से इम्प्रूव होना चाहिए। टीचिंग मटेरियल इंक्रीज होनी चाहिए, कि अगर क्लास में मैप नहीं लगे तो वो लगे होने चाहिए। क्लासरूम में जो चॉक है या डस्टर है या ब्लैक बोर्ड है, ये सब मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में भी मदद मिलती है। सो ये था पूरा का पूरा आपका पीडीएफ जो मैंने अच्छे से कंप्लीट कराया है। जो 2-3 क्वेश्चन छोड़े वो रिपीटेड थे, इसलिए छोड़ दिए हैं। बाकी सब कुछ मैंने कंप्लीट करा दिया। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे, तो अच्छे से पढ़ के जाना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।